हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस पर। माँ बाप अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसे काम कर जाते हैं जिनके बारे में माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरा पति इस दुनिया से बहुत ही जल्दी चला गया। भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बहुत ही हसीन थे, बिल्कुल अपने बाप की तरह। मेरे ससुराल वालों ने ज़िंदगी भर मुझे तंग किया था। मैं उनके साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी। उन्होंने मेरा जीना हराम करके रख रखा था, यहाँ तक कि मुझे साइको मरीज़ भी बना डाला था। मेरा पति इस दुनिया से गया तो मेरे दोनों बच्चे बहुत ही छोटे थे। बेटा 5 साल का था और बेटी 3 साल की। लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे अभी भी वापस जाने नहीं देना चाहते थे। उनका कहना था कि वो मेरी शादी मेरे पति के बड़े भाई से करवाएगी। सारी ज़िंदगी मैं अपने पति से कहती रही कि मुझे इस घर से निकालो, लेकिन वो खुद इस दुनिया से चला गया। वो भी जानता था कि मैं इस घर में बहुत ही ज़्यादा तंग थी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इसी घर में रह जाऊंगी। बेशक वो फिर से मेरी शादी करवाते, तब भी नहीं। मेरा जेठ एक अच्छा इंसान था, उसकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो शायद वो मेरे बच्चों का बाप बनकर उनको पालता और मुझे भी एक मर्द का सहारा मिल जाता। लेकिन मैं इस घर में रहना नहीं चाहती थी। मुझे अपने जेठ से कोई मसला नहीं था, वे बुरा आदमी नहीं था। लेकिन इस घर से निकलने के लिए मैं दिन रात तड़पती रही, अपने पति से झगड़े करती रही। यहाँ तक कि आखिरी बार जब हमारी लड़ाई हुई थी तो वे भी इसी बात पर कि इस घर से कब निकलेंगे, क्योंकि वे बार बार कहता था कि मैं तुम्हें यहाँ पर सारी ज़िंदगी नहीं रखूँगा। उसने मुझसे वादा किया था, पर वे वादा निभाए बिना ही इस दुनिया से चला गया। अब मुझे फिर से जीने का सहारा मिल रहा था, लेकिन इसी घर में रहकर सहारा तो क्या, अगर मुझे दुनिया भर के पैसे भी मिल जाते मैं तब भी यहाँ नहीं रहती। मेरे पति के देहांत के बाद कुछ महीने में अपने ससुराल में रही कि फ़ौरन से निकल जाना अजीब लगता है। वे लोग कहते कि भी पति को गए हुए 2 हफ्ते नहीं हुए और ये जा रही है। लेकिन जब कुछ वक्त गुजर गया तो मैं वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी कि अचानक मेरा जेठ कमरे में आया और उसने कहा कि ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे साथ ज़िद बना ली है। मेरी माँ बहुत ज़िद्दी औरत है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ यहाँ से निकलने में। मैंने कहा, तुम भी तो इसी ख़ानदान के हो, तो फिर मेरी मदद क्यों करोगे? उसका कहना था कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था, उसकी इस दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे भाई की निशानी हैं। मैं तुम दोनों की मदद ज़रूर करूँगा। मैं अपने जेठ की मदद से इस घर से निकल गई, लेकिन मैंने सुना था कि मेरी सास ने सारे ख़ानदान में मुझे बद किरदार साबित कर दिया था। यहाँ तक भी कहा था कि जब ये मेरे बेटे के साथ थी तो ये उसके साथ बहुत ही बदतमीज़ी करती थी। मेरा बेटा इसकी वजह से इस दुनिया से गया है। उसने खुदकुशी की है। उसने यहाँ तक भी कहा था कि ये मेरे बड़े बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने कोई लड़का पटा रखा है और ये घर से भाग गई है। मैंने अपने पति से मोहब्बत की शादी की थी और इस मोहब्बत की शादी ने मुझे खुद बदनामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला था। मैं एक मानसिक रोगी बन गई थी और अपनी औलाद पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती करने लगी। इस बात को 15 साल गुजर गए। आज मेरी बेटी 18 साल की और मेरा बेटा 20 साल का हो गया। हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। मेरी बेटी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और मेरा बेटा एक कॉल सेंटर में काम करता है। मैं भी घर में कपड़े सीती हूँ और आम लोग हैं। हम लोग आम लोग हैं और हमारा गुजारा आराम से हो रहा है। पुराने दिनों को याद करके अक्सर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन फिर मैं खुद पर काबू पा लेती हूँ। औरत को जब उसकी मर्ज़ी के बिना कई माहौल में रखा जाता है तो वे पागल नहीं होती तो और क्या होती है। और जब मुझे लगने लगा कि जब वहाँ से निकल जाए तो मेरा पति ही इस दुनिया से चला गया। उसके बिना मैंने जो साल गुजारे थे आसानी से नहीं गुजरे थे। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू हुई थी। 15 साल लग गए फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। मेरा नाम शीलम है और मेरी बेटी का नाम किरण है और मेरे बेटे का नाम आनंद है। किरण और आनंद में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। बचपन से ही उन दोनों में अपने रिश्तेदारों नहीं देखे थे। मेरा तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं
और उसके बाप के ख़ानदान वाले तो वैसे ही बहुत ही जालिम थे। जब मैं इन दोनों को इस घर से लेकर निकली, उसके बाद हमने इन 15 सालों में अकेले ही रहे थे। मैं मोहल्ले में भी किसी से ज़्यादा आना जाना नहीं रखती थी, ना इन्हें बाहर खेलने जाने देती थी। मुझे सब कहते थे कि ऐसा करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी साइको हो जाएंगे। मेरा कहना था कि ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ मोहब्बत के नाम पर धोखे दिए जाते हैं। मेरे बच्चे जब तक मेरी आंखों के सामने रहेंगे तो तसल्ली होगी कि वे सुरक्षित है। अपने बच्चों को ज़माने से छुपाकर सबसे दूर रखने का फ़ायदा ये हुआ कि वे एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। अब वही एक दूसरे के साथ खेलते, बातें करते, और ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि एक भाई ही बहन का सबसे अच्छा रक्षक होता है और बहन अपने भाई की सबसे अच्छी दोस्त होती है। उनको ये बात समझ आ गई कि दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं है। भाई बहन जब एक दूसरे को दोस्त बन जाए तो फिर किसी और दोस्त की क्या ज़रूरत है। इसलिए वे भी आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। दोनों शुरू से ही एक ही स्कूल में गए और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। मुझे इन दोनों का प्यार देखकर बहुत ही खुशी होती थी, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। इतना अजीब कि मैं हैरान और परेशान रह गई। मेरे बेटे की आदत थी कि रात को सोने से पहले दूध का एक गिलास पिया करता था, नहीं तो उसको नींद नहीं आती थी। लेकिन वो ज़िद करता था कि मैं दूध का गिलास सिर्फ अपनी बहन के हाथ से ही पीऊँगा। मैंने उसे कहा कि वो सो गई है, तुम ये दूध का गिलास पी लो और सो जाओ। लेकिन उसका कहना था कि उसे बुलाओ, उसी के हाथ से दूध का गिलास पीना है। मुझे उसकी इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता था। मैंने कहा, ये क्या हरकत है, छोटे बच्चों की तरह ज़िद लगा रखी है। इतने में किरण वहाँ पर आ गई और शायद वो हमारे शोर की आवाज़ सुनकर जाग गई और उसका कहना था कि माँ, आप लोग क्यों शोर कर रहे हो। मैंने उसे बताया कि ये बात कर रहा है तो किरण हंस दी और बोली कि बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। आनंद ने किरण के हाथ से दूध का गिलास पी लिया और किरण उसी कमरे में बैठ गई। 2 घंटे बाद किरण उस कमरे से बाहर निकली। रात के 12 बज गए थे। मैंने कहा कि दूध पिलाते हुए तुमने 2 घंटे लगा दिए। तो कहने लगी कि हम बातों में लग गए थे। मैंने उसे डांटा कि बातें करने में वक्त ज़ाया मत करो, सुबह जल्दी उठना होता है, रात को जल्दी सोया करो। मैं हैरान हुई कि आनंद ने अचानक से क्या जिद पकड़ ली थी कि अपनी बहन के हाथ से दूध पीना है। खैर, ये बात एक दिन तो हो गई, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। आनंद रोज़ जिद करता था कि वो अपनी बहन के हाथ से दूध का गिलास पिएगा और दूध का गिलास पीने के बहाने दोनों कमरे में 2 घंटे तक बातें करते रहते हैं। पहले मुझे लगा कि ये दोनों ने कोई वीडियो गेम खरीदी है या कोई फ़ोन ले लिया है जिस पर वो लगे हुए हैं, लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। उस कमरे में बस दोनों बैठे बातें कर रहे थे। एक दिन तो 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो गया। अब मुझे गुस्सा आया कि कोई वक्त है बातें करने का। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं हैरान और परेशान रह गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू कर दी और फिर 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। मैंने कहा कि किसने दरवाज़ा बंद किया था? दरवाज़ा बंद करके तुम लोग क्या कर रहे थे? ये कोई तरीका है? आनंद ने कहा कि गलती से दरवाज़ा बंद हो गया होगा, वरना हमने दरवाज़ा लॉक क्यों करना था। मैंने कहा कि बेटा, तुम बड़े अच्छे घर में नहीं रहते हो जहां ऑटोमेटिक लॉक लगे होते हैं जो खुद ही बंद हो जाते हैं। ये कुंडी वाला दरवाज़ा है और कुंडी तब तक नहीं लगती जब तक खुद ना लगाई जाए। मैंने उनको कहा कि जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ और आगे ये हरकत घर में नहीं चलेगी। किरण की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो कहीं और दिल लगा बैठे, इसलिए मैं उसकी शादी जल्दी करवाना चाहती थी, जबकि मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शाम को घर में रिश्तेदारों को बुलाया और उन्होंने किरण को देखा, उससे 2-4 सवाल किए। उसके बाद मैंने किरण को वापस भेज दिया। आनंद वहाँ आया तो उसने उनके सामने एक निहायत अजीब बात कर दी। उसने कहा कि ये खाना जो आप देख रहे हैं ये मेरी बहन ने नहीं बनाया है, मैं बाज़ार से लेकर आया हूँ। मेरी बहन सुबह 12 बजे उठती है, खाना बनाना तो इसे आता ही नहीं है और मुँहफट और बदतमीज़ तो इस हद तक है कि अभी मोहल्ले में इसकी एक लड़की से झगड़ा हुआ था तो उसने उस लड़की का सर फाड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे अंकल आंटी, हमारे घर में तो पुलिस भी आ गई थी। जैसे तैसे हमने रफा दफा कराया मामला, भगवान कसम बहुत ही तमाशा बना था। मैं आनंद पर हैरान थी कि वो ये सब क्या बोलता चला जा रहा था।
जबकि इस बात में कोई हकीकत नहीं थी। किरण को खाना भी बनाना आता था और वो बिल्कुल भी लेट नहीं उठती थी, और वो किसी का सर फाड़ना तो राम राम, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती थी। फिर इस लड़के को क्या हो गया था? मैं खुद हैरान थी कि ये नशा करके तो नहीं आया था। वो लोग तो फ़ौरन खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐसी बदतमीज़ लड़की का रिश्ता हमें नहीं चाहिए, और बुरा भला कहते हुए वहाँ से निकल गए। उनका जानना था कि आनंद फूट फूट कर हंसने लगा। मैंने कहा कि ये क्या किया तुमने? तो कहने लगा कि आपने उनके बेटे की शक्ल देखी थी। मैं अपनी बहन की शादी ऐसे किसी इंसान से नहीं करवानी। मुझे लड़का पसंद नहीं था तो तुम साफ इनकार कर देते, मेरे से मशवरा करते, मुझे अपनी बात समझाते। ये इतना घटिया तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? आनंद का कहना था कि मैंने ये इसलिए किया था कि वो दोबारा इस घर में रिश्ता करने के बारे में सोच भी नहीं सके, और आप तो सिर्फ उसकी घर और जायदाद देख रही थी। लड़की की शक्ल भी देखनी चाहिए थी। मेरी इतनी प्यारी बहन और मैं किसी लड़के के हवाले नहीं करने वाला। मुझे आनंद की हरकत पर बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन अब जो हो चुका था सो हो गया था। उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई मकसद नहीं था। अगर मैं कहती कि मेरा बेटा मजाक कर रहा था तो तब भी मेरी बात नहीं मानते। शाम को मैंने देखा कि दोनों बहन भाई छत पर बैठे चाय पी रहे थे और खिलखिला कर हंस रहे थे, जबकि मेरा मूड इतना ख़राब था कि उनको इस बात की खुशी थी। एक दिन घर की सफाई करते वक्त मुझे एक कागज़ मिला जिस पर क्या लिखा था वो पढ़कर मैं हैरान रह गई। उस पर लिखा था कि किरण की तबीयत ख़राब है, इसलिए उससे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ये एप्लीकेशन किरण की माँ ने अपनी तरफ से लिखी थी, यानी मैंने। और तो और इस एप्लीकेशन के नीचे मेरे साइन भी किए गए थे, जो बिल्कुल मेरे ही साइन थे। पर मैंने तो ये एप्लीकेशन नहीं लिखी थी और ना ही मैंने साइन किया था। मैंने तारीख देखी तो ये 4 दिन पहले की बात थी, लेकिन 4 दिन पहले तो किरण कॉलेज गई थी। फिर उसने छुट्टी क्यों ली? और अगर उसने छुट्टी ली तो फिर वो घर से कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई? मैंने वो एप्लीकेशन अपने पास रख ली और शाम को दोनों बहन भाइयों को बुलाया। कमरे का माहौल अदालत सा बन गया था, लेकिन उनका यही हाल था। मैंने वो एप्लीकेशन दोनों के सामने रखी और पूछा कि ये सब क्या है, और कहाँ गई थी तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर? क्या कर रही थी 2 दिन तक? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी झूठ बोलने की, वो भी मेरे नाम से? और मेरे साइन करने तुम्हें कहाँ से आ गए? क्या कर रहे हो तुम दोनों? दोनों सिर झुका कर बैठे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी चोरी पकड़ ली गई है, इसलिए उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, जो कुछ भी किया है 2 दिनों में सच सच बताओ, नहीं तो तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी। तुम्हारा 2 हफ्ते तक खर्चा बंद कर दूंगी। किरण तो कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन आनंद बोला, हमने 2 दिन की छुट्टी ली थी और हम एक दिन फिल्म देखने गए थे और दूसरे दिन शॉपिंग करने। मैंने कहा, ये क्या हरकत है तुम दोनों की? रविवार को फिल्म देखने और आनंद शॉपिंग करने नहीं जा सकते? आनंद ने कहा, हमारा दिल कर रहा था इसलिए हम चले गए। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कि उन्हें सिर्फ फिल्म और शॉपिंग के लिए झूठ बोलना पड़ा। मैंने उनसे पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे साफ साफ बता दो, और क्या पका रहे हो आपस में? लेकिन उन्होंने कहा, ऐसी ही बात है, बस मेरा दिल कर रहा था इसलिए हमने छुट्टी ली और हम लोग सैर करने चले गए। मैंने कहा, मैं इनको ज़्यादा कहीं जाने नहीं देती थी, ना ही हमारे पास इतने पैसे होते थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि झूठ बोलकर घर से निकल जाए। और इतना बड़ा झूठ बोला दोनों ने आपस में मिलकर, और झूठ बोला था। कल को कुछ और भी कर सकते थे। इन्हें पता चल गया था कि हम एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ये तो कल को धोखा भी देते, चोरी भी करते। इन दोनों का रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। कभी एक दूसरे के साथ फिल्म देखने चले जाते, तो कभी शॉपिंग करने, कभी आपस में 4 घंटे तक बातें करते रहते। इतनी भी क्या मोहब्बत थी कि इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस बीच मैंने अपनी बेटी के लिए एक और रिश्ता देखा और अपने बेटे से कहा, अगर तुमको इस दफ़ा रिश्ता पसंद ना आए तो तुम मुझे अकेले में कहना, मैं तुमसे बात करूँगी और हम इनकार कर देंगे, लेकिन उनके सामने आकर कोई तमाशा मत करना, क्योंकि इस तरह तुम नहीं जानते कि तुम अपनी बहन की कितनी बदनामी कर रही हो। इस तरह तुम्हारी बहन के रिश्ते आना बंद हो जाएगी। तब आनंद ने एक निहायत अजीब बात की। उसने कहा, उससे रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि रिश्ते की ज़रूरत नहीं है? तो कहने लगा,
कोई मतलब नहीं है, बस यूं ही मेरे मुंह से निकल गया। ऐसी कोई बात नहीं है। वे घबराया हुआ था और मैं तो इन दोनों से परेशान हो गई थी। पता नहीं ये क्या करते थे, क्या सोचते थे। क्या ये मेरी वजह से हुआ था कि मैंने इनको घर में कैद करके ऐसा बना दिया था। इस बार किरण के लिए जो रिश्ता आया था उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़की की उम्र भी ठीक थी, शक्ल सूरत भी बहुत ही अच्छा था। उसके माँ बाप भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके माँ बाप दोनों ही कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। लड़का डॉक्टर था, शक्ल सूरत का बहुत खूबसूरत था, निहायत ही हसीन आदमी था और किरण से ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। और उन लोगों को किरण भी पसंद आ गई क्योंकि वे भी बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने आनंद की तरफ देखा, अब कोई गलती निकाल कर तो दिखाए। उसके चेहरे से बहुत ही परेशान लग रहा था। उन्होंने कहा, हमें तो आपकी बेटी बहुत ही पसंद आ गई है और हम जल्दी से जल्दी सगाई की रस्म करना चाहते हैं। विदाई आपकी बेटी के पेपर्स के बाद करवा लेंगे। मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, आप रविवार वाले दिन हमारे घर आ जाइए और हमारा घर देख लीजिए। बाकी बातें वहाँ बैठकर करेंगे और शादी की तारीख भी फाइनल कर लेंगे। मुझे ये बात बहुत ही पसंद आई कि उन्होंने हमें अपने घर आने का भी कहा था। मैंने कहा, ठीक है, रविवार को हम आ जाएंगे। जब वे लोग गए तो साथ ही आनंद ने कहा, हम रिश्ता यहाँ नहीं करेंगे। मैंने उसे हैरानी से देखा और जैसे वे किसी और दुनिया की बातें कर रहा था। मैंने कहा, क्यों नहीं करेंगे? क्या खराबी है रिश्तों में? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। शुक्र करो कि तुम्हारी बहन के नसीब जाग उठे हैं। मैं तो उसका रिश्ता इसी घर में करूँगी, वे भी जल्दी से जल्दी। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। वे लोग अमीर और पढ़े लिखे लोग थे, साथ ही खुले दिमाग के भी थे। मुझे उनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी। उनका कहना था कि रविवार वाले दिन आप अपनी बेटी को भी साथ ले आइए। दोनों बच्चे आपस में थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी साथ गुजारनी है। मुझे उनका ये रवैया बहुत ही पसंद आया क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत तंग दिमाग के थे और उनकी तंग नज़रों से मेरा दम घुटता था। मैंने तो आनंद और किरण दोनों से कह दिया था, बस अब रिश्ता यहीं पर होगा। दोनों इस बात पर खामोश हो गए। मैंने इस खामोशी को हाँ समझा क्योंकि खामोशी का मतलब ही होता है हाँ। मैंने उनका घर जाने की तैयारी कर ली और मैंने किरण के लिए एक अच्छा सा सूट लिया, कपड़े भी निकाले और उन्हें इस्त्री किए। लेकिन रविवार वाले दिन जब हमें उनके घर जाने के लिए निकलना था तो ना तो घर में आनंद था और ना ही किरण। दोनों घर से ये कहकर निकले थे कि कोई अच्छा सा जूता खरीदना है, लेकिन इस बात को 4 घंटे हो गए थे और वे अब तक वापस नहीं आए थे। उन लोगों ने हमें चाय पर बुलाया था और चाय का वक्त निकलता जा रहा था। अगर हम देर से जाते तो ये क्या समझते, इज्जत और बेइज्जती का मामला था। मैंने आनंद को कॉल किया, जहाँ भी हो वापस आ जाओ क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। लेकिन आनंद का फ़ोन बंद था और किरण का भी फ़ोन बंद था। बार बार फ़ोन करती रही, मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। फ़ोन लगातार बंद जा रहा था। वे लोग भी घर पर नहीं आ रहे थे, यहाँ तक कि शाम से रात हो गई। उनकी कॉल आ रही थी कि आप लोग कहाँ रह गए हैं, आप लोग कब आएंगे। वो मुझे उनके सामने भी शर्मिंदा करवा रहे थे। सोचा खुद ही चली जाओ, लेकिन फिर जब वो पूछते कि बेटा और बेटी का साथ नहीं आए तो जवाब क्या देती। रात के 9 बज गए और मैंने अपना फ़ोन ही बंद कर लिया क्योंकि अब मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी। जब रात के 10 बज गए तो दोनों वापस आए और हंसते हंसते आ रहे थे। मुझे देखकर उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने कहा, तुमको गए हुए 10 घंटे हो गए, इतनी देर तक तुम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। मैंने उन दोनों के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आज पहली बार मैंने उन पर हाथ उठाया था। मैंने कहा, तुम लोग जानते हो तुमने मुझे कितना शर्मिंदा किया है। आनंद चीख उठा, मैं इस घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना चाहता। मैंने कहा, क्या मुसीबत है, सब कुछ तो है इसमें। आनंद ने कहा, ये लड़का सोने का भी बन जाए तो मैं इसके साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं करूँगा। किरण बोली, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, और दोनों वहाँ से चले गए। ये दोनों तो कभी भी मेरे सामने इस तरह नहीं बोलते थे, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ कभी कुछ नहीं किया था। फिर आज इन्हें क्या हो गया था। मैं सारी रात जागती रही और परेशान रही। मैंने ये भी देखा था कि कभी आनंद के कमरे में किरण 4 घंटे बैठी रहती थी तो कभी किरण आनंद के कमरे में। ये ज़रूर आपस में कोई खिचड़ी पका रहे थे। एक दिन मैंने किरण को कहा कि वे मेरे कमरे में जाकर सो जाए, मुझे उसके कमरे की सफाई करनी है। वे मेरे कमरे में जाकर सो गई और मैं उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह पर लेट गई।
थोड़ी देर बाद आनंद कमरे में आया और आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। इतनी जल्दी सो गई हो? आज तो बहुत ज़रूरी काम है। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैं जाग गई हूँ, लेकिन अभी नींद में हूँ। 2 दिन बाकी है, फिर हमें किसी से डरने की या छुपाने की क्या ज़रूरत नहीं है। हम जो खुल्लम खुल्ला करेंगे और माँ भी हमें रोक नहीं पाएगी। मैं इतना खुश हूँ तुम्हें क्या बताऊँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम इतने खुशकिस्मत हो जाएगी। मैं तो भविष्य के ख्वाब सजा रहा हूँ। मुझे तो हनीमून पर पहाड़ों में जाना है। उसकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। ये किस किस्म की बातें कर रहा था, वो भी अपनी बहन के साथ। तुमने शादी पर किस रंग का सूट पहना है, सोचा है क्या? मैं तो काले रंग की शेरवानी पहनूंगा। आनंद ने ये कहा तो मैं झटके से उठी और उससे थप्पड़ों से शुरू हो गई। ये किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो? किससे शादी करोगे तुम? किससे हनीमून पर लेकर जाओगे? क्या है ये? शोर की आवाज़ सुनकर किरण भी वहाँ आ गई और आकर मेरा हाथ रोका और कहने लगी, हम आपको सब कुछ बताते हैं। आप आनंद को मारना बंद करिए। क्या समझाओगे तुम और क्या समझाएगा ये? तुम लोगों का ज़रूरत से ज़्यादा प्यार है जो तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देता। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और अब यहाँ बैठे शादी की बातें। और ये किस किस्म की बातें हैं? क्या हो रहा है ये? भगवान का वास्ता है मुझे सब कुछ बताओ, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। किरण ने मुझे एक बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसका कहना था कि मुझे मेरे पापा के दोस्त के बेटे से मोहब्बत है और आनंद को उनकी बेटी से, हमें उनके बच्चों से मोहब्बत हो गई है। माँ, वो आपके ननद के सौतेले बेटे बेटी थे जिस घर ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। आप उनका नाम तक नहीं लेती है। हम आपको ये बात बताते तो आप कभी भी ये बात नहीं मानती। वो दोनों हमारे ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हम लोग रोज़ एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन आपको नहीं बताते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। उसके लिए हम एक दूसरे के पास 2-2 घंटे बैठे रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग पैसे भी जमा कर रहे थे। वो दोनों भी जानते थे कि उनके घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए हम चारों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया था कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सब कुछ बताएगी। माँ, हमें माफ़ कर दे, लेकिन हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए। हम भी क्या करते, हमने उनसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं और वो हमसे। जब मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ तो फिर आपकी मर्ज़ी से शादी कैसे कर सकती हूँ? इस बीच आप रिश्ते देख रही थी, इसलिए मैंने आनंद को कहा कि कुछ भी करके मेरा रिश्ता ना होने देना, इसलिए वे ऐसी हरकतें कर रहा था। ये बहुत ही अच्छा भाई है, उसने मेरा हर मामले में साथ दिया है। ये चाहता है कि मैं खुश रहूँ उस शख्स के साथ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छी बहन है, उसने भी मेरा साथ दिया है। हम नहीं जानते थे कि आपको कानों कान भी खबर हो जाए जब तक कि सारा मामला तय ना हो जाए, इसलिए हम अलग अलग बहाने बनाते थे। हमें एक दूसरे से बहुत सी बातें करनी थी, पूरा प्लान बनाना था। हमें माफ़ कर देना। आपको ये सुनकर बहुत दुख हो रहा होगा और 2 दिन बाद हमारी शादी है। आपने ही हमें सिखाया था कि तुम लोगों का बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमेशा एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम लोग एक दूसरे की खुशी का ख्याल ही तो रख रहे हैं। हमने अपनी मर्ज़ी से हम सफ़र पसंद किए हैं। अब वे घर पहले जैसा नहीं रहा। दादी को गए हुए बहुत अरसा हो गया है और सारे बहन भाई अलग हो गए हैं। आपको संजय याद होगा ना? किरण इसी से मोहब्बत करती है और उसको तो अभी से ही नौकरी की ऑफ़र आ गई है। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होगी वे नौकरी कर लेगा। नौकरी वाले उसको अलग भी घर भी देंगे। किरण को किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उसका घर अलग होगा तो उसको कोई मसला नहीं होगा। और संजय की बहन सानिया, वे बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे इस घर की इज़्ज़त बनाऊँगा और मुझे पता है कि आप उसको बहुत ही खुश रखेगी अपनी बेटी बनाकर। वे दोनों बोलते जा रहे थे और मैं रोती जा रही थी। ये तो सच था कि अगर वे लोग मुझे ये सब बताते तो मैं कभी भी हाँ नहीं करती और इस घर से उनका कोई ताल्लुक़ जोड़ने नहीं देती। लेकिन शायद सही कहते हैं कि आप जो नहीं चाहते वही आपके साथ हो जाता है। मैं उन्हें इस घर और इस घर के लोगों से बहुत दूर रखना चाहती थी, लेकिन ये इसी घर से नाता जोड़ना चाहते थे। उनका मोहब्बत हुई थी तो इसी घर के बच्चों से हुई। मैं एक तरफ अपना सर पकड़ कर बैठ गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फ़ैसला करूं। वे दोनों मेरे कदमों में बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू थे और उन्होंने मुझे मेरे पैरों को पकड़ लिया
और कहा, भगवान के लिए मान जाओ, हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। उन दोनों के बिना खुश नहीं रह सकते। अगर आप चाहते हैं तो हम अभी आपसे वादा करते हैं कि जहां आप कहेंगे हम वहां पर शादी करेंगे, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने दोनों के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम दोनों की खुशी की परवाह नहीं है? तुम दोनों के खातिर ही तो मैं इस घर से निकली थी। तुम दोनों के लिए ही तो मैंने दूसरी शादी नहीं की, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। सारी ज़िंदगी तुम दोनों के लिए मशीन चला चला कर तुम्हारे लिए रोज़ी कमाती रही, तो अब क्या तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी इज़्ज़त कुर्बान नहीं कर सकती? उनके माँ बाप को कहो कि आकर मेरे से बात करे, सारे मामले मेरे साथ तय करे और मैं तुम लोगों की शादी इंसानों की तरह करवा दूँगी। कोई कोर्ट मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है। वे दोनों रोते हुए मेरे गले लग गए। मैंने उनको प्यार किया और जिस औरत ने सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ दी है, क्या वे उनके लिए अपनी इज़्ज़त कुर्बान नहीं कर सकती थी? और जिस ननद ने की बात हो रही थी, वह हमेशा मेरे साथ अच्छी रही थी। वे कभी भी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं करती थी। वे हमारे घर आई और तमीज़ से मुझसे मेरे बच्चों का हाथ मांगा। मैंने भी हाँ कर दी और फिर एक ही दिन पर अपने बेटे और बेटी को विदा किया और अपनी बहू को घर ले आई। अब वे दोनों बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं। मैं भी खुश हूँ। जिस लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी हुई थी, वे मेरी ननद की सौतेली बेटी थी, लेकिन उसने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही पाला था और कुछ साल तक तो मुझे भी पता नहीं था कि उसकी सौतेली बेटी है। दरअसल उसके बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने 2 बच्चों को गोद लिया था, लेकिन हमें कभी नहीं बताया था। मेरी सास कहती थी कि उसके अपने बच्चे हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी पर कोई बात नहीं आने देना चाहती थी। पर अब तो मेरी सास भी इस दुनिया से जा चुकी थी और वही औरत सारी चीज़ों की जड़ थी। उसी ने सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काया हुआ था। अब वह घर मेरी बहू का मायका और मेरे बेटे का ससुराल बन चुका था, इसलिए मुझे उन लोगों से कोई मसला नहीं था। और जब मैं वहाँ पर गई तो उन लोगों ने मेरी बहुत ही इज्जत की। मेरे साथ ऐसे पेश आए जैसे हमेशा से ही मुझसे मोहब्बत करते थे और मुझसे दूर होकर बड़े परेशान थे। मैंने अपने जेठ को भी देखा था, जिसने इस घर से निकालने में मेरी मदद की थी, और इस बेचारे की भी आज तक शादी नहीं हुई थी। जब हमारे बच्चों की शादी को 2-3 महीने गुजर गए तो ये बात सामने आई कि मेरी शादी मेरे जेठ के साथ करवा दी जाए और अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही कम उम्र थी जब मेरा पति इस दुनिया से गया और 15 साल गुजर जाने के बाद भी अभी मेरी उम्र 40 साल भी नहीं हुई थी। मेरा जेठ भी अकेला रहकर परेशान हो गया था। बीमार होता तो कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं था। सब घर वालों ने कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लोग इस बात पर भी बातें कर रहे थे तो 15 साल पहले कर लेती, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। कभी कभी भगवान ने ये पहले से ही लिखा होता है कि कौन सा काम किस वक्त पर होना है, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बड़े आराम से इनकार किया था, लेकिन अब मेरे अंदर भी इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे बच्चों की तो शादी हो गई और मैं फिर से अपनी सास की तरह अपने बेटे और बहू के सर पर सवार नहीं होना चाहती थी। इसलिए सोचा कि अपनी ज़िंदगी बना लेती हूँ। जवानी में शादी और बुढ़ापे में शादी करने के फ़ैसले में बड़ा फ़र्क होता है। जवानी में इंसान अपने बारे में सोचता है और अपने दिल और अपनी इच्छा के बारे में सोचता है, लेकिन जब वह बुढ़ापे में शादी करता है तो वह अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचता है, अकेलेपन के बारे में सोचता है। मेरा जेठ बुरा आदमी तो नहीं था, उसकी वजह से ही तो आज मैंने अलग अलग ज़िंदगी बनाई थी। मैंने भी हाँ कह दी, वे तो पहले से ही तैयार था। हम दोनों की शादी हुई तो हमारी शादी पर हमारे बच्चों से भी ज़्यादा धूमधाम से शादी की गई। सब लोग बहुत खुश थे। परिवार के दूर दूर के जो रिश्तेदार थे वे बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे कहा गया तो तुमने किसी की बात पर काम नहीं कर रखा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। मैंने अपने जेठ नवीन से शादी कर ली और उसने कहा कि हम अलग से एक घर में रहेंगे। मैंने अपना घर अपनी बहू और बेटे के नाम कर दिया, जो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था। वे सब कुछ मेरे बेटे का ही था। मेरी बेटी भी अपने घर में हो, इसलिए अब मैं और नवीन एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। मैं अपना काम करती हूँ, कपड़े सीती हूँ और वे भी जॉब पर जाता है।
एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। कभी कभी बच्चे मिलने आ जाते हैं तो घर में अच्छा सा खाना बना लेते हैं। पूरा दिन एक दूसरे के साथ अच्छा गुजर जाता है। कभी समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या पाया और क्या खोया। लेकिन ये है कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, सब कुछ ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। हमें कोई देखता है तो वे यही समझता है कि शायद हमारी शादी को 20 साल 25 साल हो गए, लेकिन हमारी शादी को अभी 4 महीने हुए हैं। लेकिन ये 4 महीने भी हमने एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजारे हैं। वे कभी कभी अपनी पत्नी को याद करता है, यानी कि उसकी जो पहली पत्नी थी, और मैं भी अपने पति की बात कर लेती हूँ तो वे बुरा नहीं मानता और मुझे भी बुरा नहीं लगता जब वे अपनी पत्नी की कोई बात करता है। कभी बीमार होते हैं तो एक दूसरे का ख्याल तो कर लेते हैं, वरना तो ये सच है कि तन्हाई से बुरा कोई रोग नहीं होता। इंसान अकेला रह के बीमार हो जाता है, लेकिन अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा है और ज़िंदगी के जितने भी साल बाकी है वे एक साथ जीने हैं। अपने बेटे और बेटी की ज़िंदगी के साथ भी कुछ अच्छा ही कर दिया, और अपनी ज़िंदगी के साथ भी मुझे मानसिक रोग था, वे अकेलेपन का ही था, वे भी दूर हो गया और अब मैं खुश भी हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने जो बुढ़ापे में शादी करने का फ़ैसला किया, कहीं बुरा तो नहीं किया? क्योंकि अभी भी कोई ना कोई बात कर देता है, लेकिन मेरे बेटे और बेटी के सामने अगर कोई बात करता है तो वे फ़ौरन कहते हैं कि आपको क्या मसला है, हमारी मर्ज़ी है, हमारी खुशी है। जब हमें कोई मसला नहीं है तो आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।